Dear students, this is Neha, your course teacher, and our course number is our course title is Principles of Agronomy, and course number is EAS 5111. So, today we will discuss the rest part of seeds and sowing. So, our today's topic is factors involved in sowing methods. Okay, so let us see what kind of factors and how they involve in our sowing method. Because every time the question has been asked that what is the factor affecting of sowing management or sowing method, and how they affect in our crop production also. Okay, that's why I'm putting the slides for the sowing management, and this chapter we have studied the factors involved in sowing management. Okay, so this can be classified into two broad groups. Okay, so the factor involved in sowing management has been categorized into two basic classification. Okay, so first classification is what, as you can see, mechanical factors. Okay, and the second classification is biological factor. So firstly we will discuss them what is mechanical factor, and the mechanical factor under the category of different kinds of factors are there, which we will discuss about that. Okay, so let us see the mechanical factors. So the mechanical factors such as depth of sowing, emergence habit, seed size and weight, seed bed texture, seed soil contact, seed bed fertility, soil moisture, etc. So we will firstly we will take that seed size and weight, which is very important factor for sowing method. ओके, सीड साइज के अकॉर्डिंगली ही हम क्या करते हैं, हमारे सोइंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं या वहाँ पे उस प्लेस पे रेकमेंड करते हैं. ठीक है, जैसे स्मॉल सीड्स होते हैं, जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि स्मॉल सीड्स होते हैं लाइक सेसमी सीड्स जो होते हैं, या मस्टर्ड्स के जो सीड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बहुत छोटे होते हैं वो, है ना, और स्मॉल साइज़ के होते हैं और बहुत क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं वो. इस वजह से हम उन्हें उनका जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको सैंड के साथ, ठीक है, मतलब रेत के साथ हम क्या करते हैं, उनको मिक्स करते हैं और उसके बाद सोइंग करते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से या डिफरेंट मेथड से हम क्या करते हैं, उनको सोइंग करते हैं. ओके, सो द सीड साइज एंड वेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सोइंग मैनेजमेंट. सो लेट अस सी इन डिटेल. Heavy and bold seeds produce vigorous seedlings. Application of fertilizer to bold seed tends to encourage the seedling than the seedling from small seeds. ठीक है, तो हैवी सीड और बोल्ड सीड्स जो होता है वो क्या होते हैं, बहुत ही विगरस होते हैं. ठीक है, उनकी वाइबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी वाइबिलिटी या जर्मिनेशन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. दैट इज़ वाई वो क्या करते हैं, हम जब बहुत ही हैवी सीड्स का, ठीक है, बहुत थोड़े हैवी हों, थोड़ी बड़े सीड्स हों या बोल्ड सीड्स हों, उनके साथ साथ हम फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको सीड ड्रिल जब बताया था कि सीड ड्रिल क्या होता है, जब हमने मैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स देखा था तब मैंने बताया था कि सीड ड्रिल के थ्रू भी हम क्या करते हैं, सीड्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर का भी क्या कर लेते हैं, हम स्प्रेड कर लेते हैं अपने सॉइल पे, है ना. तो दिस इज़ विच इज़ सीड साइज एंड वेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सोइंग मैनेजमेंट. एंड आफ्टर दैट वी हैव डेप्थ ऑफ सोइंग विच इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर sowing management. So optimum depth of sowing ranges from 2.5 to 3 centimeter. Depth of sowing depends on the seed size and availability of soil moisture. ठीक है, सो सी एवरी सीड्स हैड देयर ओन डेप्थ, है ना, मतलब हर एक बीज का क्या होता है, उसका एक रिक्वायरमेंट होता है, उसका एक अपना क्या होता है, गहराई होती है, जिसको उतने गहराई में हम शोन करते हैं. ठीक है, हर एक सीड का, बट एक मेजर या हम कह सकते हैं कि एक एक स्टैंडर्ड रेंजेस बना हुआ है. ठीक है, जो है हमारा 2 to 6 सेंटीमीटर. ठीक है, जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का एक रेंज बना हुआ है. ठीक है, अब इस 2 से 6 सेंटीमीटर के बीच में हमारे बहुत से अलग अलग क्रॉप्स आते हैं, जिसमें पल्सेस क्रॉप्स होते हैं, सीरियल्स क्रॉप होते हैं, ऑयल सीड्स क्रॉप होते हैं, फाइब्रस क्रॉप होते हैं, है ना. तो सबका रिक्वायरमेंट होता है
सीड डेप्थ का वो अलग अलग होता है। ओके, सो ये जो ऑप्टिमम अगर डेप्थ है कम से कम है ना, कम से कम जो होता है वो 2.5 to 3 सेंटीमीटर डेप्थ जो होता है वो रिक्वायरमेंट होता है, और डिपेंड करता है कि वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, या उस पर्टिकुलर एरिया की या सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिपेंड करता है कि सीड का डेप्थ कितना रखना है। ठीक है, सपोज अगर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, तो जो सरफेस सॉइल होगी वहाँ तो मॉइस्चर बहुत कम होगा, है ना, ग्राउंड सरफेस पे मॉइस्चर अच्छा होगा तो डेप्थ उसको हम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो अपर सरफेस ऑफ द सॉइल होती है वहाँ से क्या होता है इवेपोरेशन रेट बढ़ता है ना, मॉइस्चर कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो क्या होता है वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, ट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है, इन सब के अकॉर्डिंगली हम सीड्स का सोइंग जो है डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रीजन पे हम अकॉर्डिंग टू आवर क्रॉप हम क्या करते हैं डेप्थ ऑफ द सोइंग मेजर करते हैं। ठीक है, सो डीपर सोइंग डिलेज फील्ड एमरजेंस एंड दस डिलेज क्रॉप ड्यूरेशन। सो डीपर सोइंग समटाइम एंश्योर क्रॉप सर्वाइवल अंडर एडवर्स वेदर एंड सॉइल कंडीशंस मोस्टली इन ड्राई लैंड। ऐसे जैसे मैंने बताया कि क्या होता है जब हम गहराई में किसी सीड्स को उगाते हैं, है ना, कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी या क्या है थोड़ी ड्राई सॉइल है, तो जो ऊपर की जो सरफेस सॉइल होती है वो क्या होती है सोलार रेडिएशन से क्या होती है वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है ना, तो वहाँ पे मॉइस्चर की कमी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे किस टाइप का फील्ड है या कैसी सॉइल है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं डेप्थ किसी सीड्स का रखते हैं। तो वो क्या होता है एडवर्स कंडीशन को भी क्या करता है एक अडेप्टेबिलिटी बना लेती है, अपनी एक सहन शक्ति बना लेते हैं, टॉलरेंस जो कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं कि हमको एक एडवर्स कंडीशन में या एडवर्स वेदर कंडीशन में भी सर्वाइव करना है। ठीक है, तो डेप्थ इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सोइंग मैनेजमेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ एमरजेंस हैबिट। ठीक है, तो एमरजेंस हैबिट क्या होता है ये देखते हैं। तो हाइपोजियल सीडलिंग में एमर्ज फ्रॉम अ रिलेटिवली डीपर लायर देन इपिजियल सीडलिंग ऑफ सिमिलर सीड साइट्स। ओके, तो मतलब एक ही साइड्स के जो एक ही साइज के जो सीड्स होते हैं, है ना, उन डिपेंड करता है कि जो हर एक सीड्स जो होती है, हर एक बीज की क्या होती है एक विशेषता होती है, हम कह सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका एक लक्षण होता है हर एक सीड्स का। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कुछ सीड्स जो होते हैं जिनका एमरजेंस, ठीक है, एमरजेंस मतलब उनकी उत्पत्ति जो है वो हाइपोजियल होती है, और किसी सीड्स की उत्पत्ति जो होती है वो एपिजियल होती है। ओके, सो द क्वेश्चन हैज़ बीन अराइज इन व्हाट इज हाइपोजियल एंड व्हाट इज epigial. Okay, so there is no need to stress that I am telling you that what is the hypogeal and what is the epigeal. Sometime question is raised from that particular topic, that what is hypogeal and what is epigeal. Okay, so what is hypogeal? So germination of plant that take place below the ground level, that is called the hypogeal seeds, and the germination of a plant that take place above the ground surface, that is called the epigeal, isn't it? मतलब ये है कि जो जर्मिनेशन है किसी सीड का, सपोज सेम साइड का सीड है, ठीक है, सपोज हम सेसमी सीड ले लेते हैं, ठीक है, या मस्टर्ड सीड ले लेते हैं, तो इनका जो जर्मिनेशन है सपोज दो अलग अलग वेराइटी के हमने सेम सीड ले लिए, दोनों की अलग अलग वैरायटी बट सीड्स क्रॉप के सेम है। ठीक है, मान लो मस्टर्ड की वैरायटी H1 है और एक मस्टर्ड सीड की वैरायटी H2 है। ठीक है, अब इसमें से जो H1 है वो हाइपोजियल है और H2 जो है वो इपिजियल है। ठीक है, अब हाइपोजियल क्या होता है? तो हाइपोजियल ये होता है कि जो जर्मिनेशन होता है ना वो ग्राउंड के क्या होता है बिलो द सरफेस होता है। ठीक है मतलब नीचे की तरफ होता है, मतलब पहले रूट डेवलप होता है हम कह सकते हैं। ठीक है, और ईपीजीएल में क्या होता है अबव द ग्राउंड सरफेस होता है, मतलब पहले शूट डेवलप होता है हम कह सकते हैं, प्रिम्यूल बोलते हैं जिसको हम, रेडिकल एंड प्रिम्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी में नहीं जाना है, बट एक स्टैंडर्ड एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि हाइपोजियल और इपीजियल सीड क्या होते हैं। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि जो हाइपोजियल सीड होते हैं वो क्या होता है बिलो द ग्राउंड सरफेस उनका जर्मिनेशन होता है सबसे पहले, मतलब सबसे पहले पकड़ वो वहीं बनाते हैं, मतलब रूट का डेवलपमेंट पहले होता है। एंड द इपीजियल सीड में क्या होता है शूट का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट पहले होता है, मतलब ग्राउंड सरफेस के ऊपर वो पहले डेवलपमेंट दिखाते हैं, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हाइपोजियल सीडलिंग में एमरजेंस फ्रॉम अ रिलेटिवली डीपर लेयर देन एपिजियल सीडलिंग ऑफ द सिमिलर सीड, मतलब जो हाइपोजियल सीड्स हैं उनका जो एमरजेंस होता है वो काफ़ी गहराई में होता है एज़ कम्पेयर टू एपिजियल सीड्स, है ना। अब हाइपोजियल का सीड का गहराई में क्यों होता है, क्योंकि पहले उनकी जड़ बनते हैं, रेडिकल पहले फॉर्म होता है, देन आफ्टर प्रिम्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। और प्रिम्यूल से ही ऊपर की जो लीव्स वगैरह हैं, स्टेम्स हैं, सूट्स हैं, वो डेवलप होते हैं, ठीक है। And the next factor is seed bed texture. So soil texture should minimize crust formation and maximize aeration, which in turn influence the gases, temperature and water content of the सॉइल, ठीक है। तो सीड बेड टेक्सचर भी होता है जो क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है, या उसका एक प्रॉपर एरेशन होता है अकॉर्डिंग टू द सीड बेड टेक्सचर, ठीक है, कि उस सॉइल का टेक्सचर या उस सीड बेड में हमने जो सीड बेड रेडी करा है वहाँ पे कैसा टेक्सचर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज एरेशन होता है। तो ये जो फैक्टर है वो भी सोइंग मेथड में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। सो वेरी फाइन सॉइल मे नॉट मेंटेन एडिक्वेट टेम्परेचर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइन जो सॉइल है वो क्या करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एरेशन वहाँ पे कम हो जाता है ना, मतलब कॉम्पैक्ट हो जाती है सॉइल, और जहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएगी सॉइल, एरेशन जहाँ पे कम हो जाएगा वहाँ पे उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रॉपर एरेशन या पोरोसिटी भी हम उसे कहते हैं, वो किसी सॉइल का होना बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, स्पेस मिलता है आपस में, है ना, जो एक स्मॉल इंडिविजुअल साइज होता है उसको क्या मिलता है, आपस में बीच में जगह मिलती है, ठीक है। मतलब एक देखिए सॉइल का एक प्रॉपर हॉरिजन बना हुआ है, ठीक है, अगर उस हॉरिजन में स्पेस नहीं मिलेगा, सपोज आपने बॉक्सेस में बहुत सारे फ्रूट्स रखा हुआ है, ठीक है, तो प्रॉपर एरेशन होना चाहिए ना, एकदम कॉम्पैक्ट होगा तो क्या हो जाए, रॉटन फ्रूट्स हो जाएंगे, है ना, सड़ जाएंगे फ्रूट्स जो है। तो वही चीज़ हमारे सॉइल में होता है, हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज सीड सॉइल कॉन्टैक्ट। सो सीड requires close contact with soil particles to ensure that water can be absorbed readily. A till soil makes the contact easier, forming the soil around the seed, which is broadcasting seed. After sowing improve the soil seed bed. ओके, सो कांटेक्ट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो सीड है, ठीक है, आपका जो बीज है वो सॉइल के कांटेक्ट में होगा तब ना वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। क्योंकि देखिए हमने क्या करा, हमने सोइंग कर दिया सीड का, बट वो प्रॉपर सॉइल के कांटेक्ट में नहीं होगा तो कैसे रूट और शूट डेवलप होगा, और रूट और शूट तो तब तक डेवलप नहीं हो जाता तब तक वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर लेता हमारा सीड, है ना। मतलब प्रिम्यूल या रेडिकल जब तक निकल नहीं जाते तब तक हमारा प्लांट कैसे तैयार होगा, पौधा कैसे तैयार होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट, वी कैन से दैट कि एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट होना चाहिए सीड्स और सॉइल के बीच में, ठीक है। अब ये प्रॉपर कॉन्टैक्ट के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल क्या है कि अच्छे से टिल्ड सॉइल हो, ठीक है। टिल्ड सॉइल हो मतलब टीलेज ऑपरेशंस या टीलेज प्रैक्टिसेस उस सॉइल पे प्रॉपर हुआ हो, मतलब अच्छे से मिट्टी में कल्टीवेटर चला हो, अच्छे से प्लॉइंग हुई हो हमारी मिट्टी की या उस खेत की या फील्ड की, है ना, पडलिंग हुई हो, अच्छे से लेवल्ड हो, मतलब फील्ड प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो। तो ये डिपेंड करता है ये किस पे, इस पे क्या डिपेंड करता है, सीड सॉइल कांटेक्ट डिपेंड करता है। अगर अच्छे से सॉइल टिल्ड होगी तो ये जो कांटेक्ट है ऑब्वियस है कि सॉइल का कांटेक्ट जो है सीड से होगा और वाटर एब्जॉर्ब होगा, एंड द वाटर के होल्डिंग कैपेसिटी भी उस सॉइल की अच्छी होगी और सीड का जर्मिनेशन प्रॉपर होगा, ठीक है। Okay, and the next is seed bed fertility. So tillering crop like rice, ragi, bajra, etc. should be sown thinly on fertile soil and more densely on poor soil. Okay, so what's the mean that particular lines? मतलब जो टिलरिंग क्रॉप है ना, मतलब लंबी लंबी टीलर्स जिसके होते हैं, इस टाइप के जो क्रॉप है जस्ट लाइक राइस,
ठीक है, राइस को हम पैडी भी कहते हैं। तो ये जो क्रॉप है वो क्या होता है, जो अच्छी गुड फर्टाइल सॉइल होगी, ठीक है, वहाँ पे हम दूर दूर में पौधे उगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर पुअर सॉइल है, अच्छी फर्टाइल सॉइल नहीं है, तो हमें प्लांट का पॉपुलेशन जो है उस जगह पे बढ़ाना पड़ता है अच्छे प्रोडक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि टिलरिंग क्रॉप लाइक राइस, रागी, बाजरा एक्सेट्रा शुड बी शोन थिनली ऑन फर्टाइल सॉइल एंड मोर डेंसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन on poor soils. Similarly, high seed rate is used on poor soil for non-tillering crop. Although higher the seed rate, greater the yield under condition of low soil fertility. In some cases, such as cotton, a lower seed rate gives better result than a higher seed rate. ठीक है, अब देखिए कॉटन के केस पे क्या होता है कि कॉटन में हम कम सीड रेट यूज़ करते हैं, है ना। सीड रेट क्या होता है मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है ना। पर यूनिट एरिया में जितना हमको सीड लगता है वो उस क्रॉप का सीड रेट होता है, ठीक है। सपोज हमें 1 एकड़ में 2 kg लग रहा है, तो वो उस क्रॉप का क्या होगा, सीड रेट होगा, ठीक है। तो कॉटन के केस में क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है ना, मतलब उसको प्रॉपर एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि कम सीड रेट में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू हायर सीड रेट। मतलब सपोज़ हम 2 फील्ड लेते हैं, एक फील्ड है 1 एकड़ का और दूसरा फील्ड भी है 1 एकड़ का, ठीक है। अब 1 एकड़ की सीड में हमने 2 kg सीड डाल दिया कॉटन का, और दूसरे एकड़ में हमने क्या करा, 3 kg सीड डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि 3 kg वाले जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, 2 kg वाले सीड फील्ड पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि उसे प्रॉपर स्पेस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए, बहुत सारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या एलिमेंटल जो वेदर एलिमेंट्स जो फैक्टर्स हैं, उनसे क्या होता है, कॉम्पिटिशन होने लगता है आपस में ही, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन होता है, बहुत होता है, पर उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता। और जब प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता तो ऑब्वियस है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी नहीं हो पाएगी। और फ्रूटिंग मतलब क्या होता है हमारा, वो फ्रूटिंग मतलब हमारे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में हम सोचें तो फ्रूटिंग मतलब यील्ड है ना, कितना प्रोडक्शन हमको मिल रहा है, ये होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। देन आफ्टर सॉइल मॉइस्चर इज़ अ फैक्टर. So let us see, excess moisture in soil retards germination and induce rotting and damping of diseases except in swamp deep water rice, ठीक है। So basically as we can see that rice is a very water requirement, very higher water requirement crop. ओके, सो एक्सेप्ट राइस, बहुत ज़्यादा पानी जब हम अपने फील्ड पे दे देते हैं सीड के जर्मिनेशन के समय, तो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है सीड, रॉटन सीड हो जाते हैं, है ना, सड़ जाते हैं सीड्स जो होते हैं वो। और एक डिसीज़ होती है, डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ होती है, ठीक है। सो बेसिकली जो डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ होती है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी, एक्सेस वाटर क्या होता है, सीड्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जो अंदर जो उसके जो भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, वो रॉटन होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो सीड्स जो है वो सड़ जाते हैं, ठीक है। तो उससे जर्मिनेशन नहीं हो पाता एक्सेप्ट राइस, क्योंकि राइस जो है बहुत ही ज़्यादा हायर अमाउंट में वाटर रिकमेंडेशन होता है उसका, तो राइस में ये केस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी राइस उगाते हैं, ठीक है। तो राइस के अलावा ऐसा देखा जाता है। And then adjustment is depth is made according to moisture condition, that is deeper sowing on dry soil and shallow sowing on wet soil. So sowing on ridges is usually recommended on poorly drained soil, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टर, कौन सा फैक्टर था ये सारे, मैकेनिकल फैक्टर, ठीक है, दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल फैक्टर्स। एंड देन सेकेंड वन वी हैव biological factors. So in biological factor we have 3 category. In first category companion crops, and the second category competition of light, and the third category is soil microorganisms. Okay, so let us see the biological factors. So factors like companion crop, competition of light, and soil microorganisms are the very important factor for sowing management. So companion, what is companion crop? So companion crop is usually sown early to suppress weed growth and control soil erosion, just like in cassava plus maize
and या तो yam cropping. Cassava is planted later in yam or maize to minimize the effect of competition for light. ठीक है, तो कंपेनियन क्रॉप क्या होता है, हम सपोज़ कसावा का हमें प्लांट लगाना है, ठीक है, कसावा की प्लांट लगाने से पहले ही हम क्या करते हैं, या तो मेज का प्लांट या याम फूड, ठीक है, याम फूड या एलिफेंट फूड बोलते हैं हम जिसको जिसको हम याम फूड को हम हमारे हिंदी में जिमीकंद भी कहते हैं, ठीक है। तो कैलोकेशिया वैरायटी में मैंने इसका एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ के वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याम फूड या मेज़ को हम पहले लगाते हैं कसावा के लिए, ताकि वो लाइट के लिए या किसी वीड्स के लिए कंपटीशन उनका थोड़ा कम हो जाए, जो हमारा मेजर क्रॉप का कंपटीशन है वो वीड्स के लिए या लाइट्स के लिए कम हो जाए, तो हम उनके साथ साथ किसी कंपेनियन क्रॉप लेते हैं, ठीक है, ताकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको हम कम कर सकें। So in mixed cropping, all crops are sown at the same time. So cassava is planted later in yam or maize to minimize the effect of competition of light. Then after that, competition of light in mixed stand, optimum spacing for each crop minimize the competition of light. ठीक है, तो एक हम प्रॉपर स्पेसिंग जब करते हैं, जब भी हम कोई सोइंग करते हैं किसी सीड का, तो जब हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होता है हर एक क्रॉप का अपना एक अलग डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, कि रो टू रोड कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस प्लांट का, प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस क्रॉप का, ठीक है। तो हम एक ऑप्टिमम जब डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर स्पेस मिलता है। तो जो कंपटीशन होता है, किसके कंपटीशन होता है, लाइट के लिए भी कंपटीशन होता है, मॉइस्चर के लिए कंपटीशन होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होता है, दे ऑल आर द बायोलॉजिकल फैक्टर, बट I have mentioned here only light, which is very main ones, okay, so that could be a competition for sowing management. And then after, soil microorganisms, so the microorganism present in the soil should favor seed germination and should not pose any harmful effects on seed emerging seedling, ठीक है। So soil microorganism is also the factors involved in our sowing management, okay. So these are the factors. So we have basically for sowing management we have basically two major factors, which is mechanical and biological. And the mechanical we have the different category, and the in biological we have also the different category, okay. So this chapter is a very important chapter, you need to understand first and you need to remember this after that, okay. So today is enough for that all, okay. Thank you very much, and in our next lecture we will discuss our next topic. So thank you for paying attention and listening very carefully. Thank you very much.